कन्नौज के इतिहास की बात करें तो कन्नौज एक परफ्यूम कैपिटल है, यानी कि इत्र की नगरी के नाम से जाना जाता है। भारत के हर शहर में एक कहानी बसती है जो अपने आप में एक उपन्यास की तरह होती है। वो शहर कहां से शुरू हुआ और कैसी परिस्थितियों से गुजरा, ये सब उस कहानी में लिखा होता है। गंगा नदी के किनारे बसा कन्नौज शहर इत्र के उत्पादन के लिए मशहूर है। यहाँ कई कारखाने जहां आज भी सालों पुराने तरीकों का इस्तेमाल करके इत्र बनाया जाता है। इसी वजह से दुनिया भर में कन्नौज की अपनी एक अलग पहचान है। कन्नौज को भारत का परफ्यूम कैपिटल यानी कि इत्र की नगरी के नाम से जाना जाता है। केवल यही नहीं, इतिहास में भी कन्नौज का काफी महत्व रहा है। कन्नौज उन चुनिंदा शहरों में से है जिसने भारत में कला एवं संस्कृति की शुरुआती दिन देखे। भारत में कला और संस्कृति की लोकप्रियता में इस शहर की खास भागीदारी रही है। कन्नौज में पौराणिक कथाओं का भी बहुत साथ रहा है, क्योंकि रामायण और महाभारत में भी इस शहर का जिक्र हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये प्राचीन शहर 1200 ईस्वी के जमाने में इतना ही गुलजार रहा करता होगा जितना कि आज के समय में है। कन्नौज में आपको अगर मिट्टी के बर्तनों में खाना परोसा जाए तो चौंकिए नहीं। कन्नौज में टेराकोटा से बनी चीजें और प्राचीन सिक्कों का मिलना बहुत आम बात है। यहां मौर्य और गुप्त वंश के समय की चीजों को भी देखा जा सकता है। कुल मिलाकर अगर आप भी पुराने समय में वापस कदम रखना चाहते हैं तो आपको बेशक कन्नौज की यात्रा करनी चाहिए। इतिहास को सजोने के लिए संग्रहालय सबसे बढ़िया जगह होती है। कन्नौज की खूबसूरत गलियों में घूमने के बाद आपको यहां के म्यूजियम देखने चाहिए, जहां इस शहर का इतिहास सहेजा गया है। कन्नौज के पुरातत्व म्यूजियम में कई तरह की मिट्टी की मूर्तियां हैं जिन्हें आपको देखना चाहिए। यहां विश्व का सबसे बड़ा घड़ा भी देखने को मिलेगा। इन मूर्तियों को देखकर एक बात साफ पता चलती है कि उत्तर प्रदेश के बाकी शहरों की तरह कन्नौज में भी कला और संस्कृति का बहुत महत्व था। मौर्य युग यह शहर पूरी तरह विकसित था। मौर्य युग से ही यह शहर पूरी तरह विकसित था। यहां के सभी मॉडलों को देखकर आप समझ जाएंगे कि पुराने समय में यह शहर कितना प्रगतिशील रहा होगा। यहां तक कि प्रसिद्ध चाइनीज ट्रैवलर वैन सांग ने भी अपनी भारत यात्रा में कन्नौज का जिक्र किया है। भारत की सबसे बड़ी बर्ड सैंक्चुरी में से एक लाख बहुसी पक्षी विहार केवल कन्नौज ही नहीं बल्कि पूरे भारत का गौरव है। सेंचुरी में कई तरह के पक्षी हैं जिन्हें देखकर आपको आश्चर्य होगा। यहां कुछ ऐसे भी पक्षी हैं जो आपके अंदर बैठे जिज्ञासु को जगा देगा। यदि आप सर्दियों में यात्रा करते हैं, अगर आप जनवरी फरवरी में यात्रा करते हैं, दिसंबर जनवरी फरवरी,
तो दुनिया भर के राजसी प्रवासी पक्षियों को देखने का मौका मिलेगा। कन्नौज जिला वर्तमान में कानपुर डिवीजन में स्थित है, जो एक नवसृजित जिला है। 18 फरवरी 1997 को पूर्वी फर्रुखाबाद जिले से अलग कर इसका निर्माण किया गया। कन्नौज भारत की सबसे प्राचीन जगहों में से एक है, जिसमें समृद्ध पुरातात्विक और सांस्कृतिक विरासत है। इस स्थान का प्राचीन नाम कन्याकुब्जा या महोदी था। वाल्मीकि रामायण, महाभारत और पुराण के अनुसार बाद में कन्याकुब्जा को कन्नौज के रूप में परिवर्तित किया गया। शहर का नाम शास्त्रीय नाम कान्यकुब्ज का विकसित रूप है। मीर भोज के समय में इसे महोदय के नाम से भी जाना जाता था। हर्ष जी के समय में इसको महोदयपुर कहा जाता था। शास्त्रीय भारत में यह शाही भारतीय राजवंशों के केंद्र के रूप में कार्य करता था। भारत के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट ययाति नहुस के पुत्र के 5 पुत्रों ने 5 राजवंशों की स्थापना की, जैसे कुरुवंश हस्तिनापुर के आसपास का क्षेत्र है। यहीं के राजा दुष्यंत थे, उनके पुत्र भरत के नाम पर भारत का नाम पड़ा। यदुवंश मथुरा का क्षेत्र, गादिवंश जहां कन्नौज के आसपास का क्षेत्र, कन्नौज जो है गादिवंश के महाराज गादी ने इसकी स्थापना की, इसीलिए इसको गादीपुरी कहा गया। वत्स वंश जो कि कौशाम्बी का क्षेत्र हो गया। छात्र वृद्ध वंश जो कि वाराणसी का क्षेत्र हो गया। तो महान राजा ययाति चक्रवर्ती राजा थे, उनके वंशजों, उनके वंशज का ये कन्नौज भी है। यहां सबसे पहला वंश कोई आया तो मौखरी वंश है। मौखरी वंश जो है, इनकी एक शाखा बड़वा राजस्थान में भी थी, मौखरियों की इस क्षेत्र में भी था। तो सबसे पहला मौखरी वंश था। बाद में भूति वंश के शासक वर्धन वंश जिसको कहते हैं, ये सम्राट हर्ष, इन्होंने कन्नौज के ही एक विद्वान व्यक्ति थे भांडी जो कि कन्नौज के थे, जिनकी मदद से हर्षवर्धन ने अपनी बहन को ढूंढा और सिंहासन पर उनकी मदद से बैठे कन्नौज के सिंहासन पर। हर्षवर्धन के बाद शहर गहड़वाल वंश राजवंश के अधीन आ गया और गोविंद चंद्र के शासन के तहत शहर अभूतपूर्व गौरव तक पहुंच पाया गया। गुर्जर प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष में भी कन्नौज युद्ध का मुख्य स्थान था। 8वीं और 10वीं शताब्दी के बीच कन्नौज 3 शक्तिशाली राजवंशों अर्थात गुर्जर प्रतिहार जो कि गुजरात और राजपूताना क्षेत्र के थे, राजस्थान और गुजरात के थे, ये गुर्जर प्रतिहार थे। गुर्जर प्रतिहार यहाँ के हो गए। यहाँ के पाल वंश के लोग थे, बंगाल के लोग थे पाल वंश, और दक्कन से राष्ट्रकूट आए थे। राष्ट्रकूट जो है वो दक्कन से आए। इन त्रिकुट का जो है इनका संघर्ष चला और कन्नौज को लेकर संघर्ष चला। कन्नौज 3 शक्तिशाली राजवंशों जैसे कि गुर्जर प्रतिहार 730 से लेकर 1036 ईस्वी और पाल वंश 750 से 1162 ईस्वी और राष्ट्रकूट जो कि दक्कन के थे
753 से लेकर 982 ईस्वी तक गुजरात के राजपूताना क्षेत्र के का केंद्र बिंदु बन गया था, जिसे कई इतिहासकारों ने त्रिपक्षीय संघर्ष नाम दिया। चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष की करते हैं कि त्रिपक्षीय संघर्ष जो है वो हर्ष के शासन काल से ही कन्नौज पर नियंत्रण, उत्तरी भारत पर प्रभुत्व का प्रतीक माना जाता था। अरबों के आक्रमण के उपरांत भारतीय प्रायद्वीप के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण शक्तियां थीं। गुजरात एवं राजपूताना के गुर्जर प्रतिहार, दक्कन के राष्ट्रकूट और बंगाल के पाल शासक प्रकाश में आए थे। कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर लगभग 200 वर्षों तक इन 3 महाशक्तियों के बीच होने वाले संघर्ष को ही त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया, और इस संघर्ष में अंतिम सफलता गुर्जर प्रतिहारों को मिली। जो अंतिम सफलता जो प्राप्त की वो गुर्जर प्रतिहारों ने सफलता प्राप्त की। 6ठी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद ही राजनीतिक शक्ति के केंद्र के रूप में पाटलिपुत्र का महत्व जो है वो समाप्त हो गया। जैसे ही क्या होता है, गुप्त साम्राज्य का पतन होता है, वैसे ही पाटलिपुत्र का जो ये पाटलिपुत्र है वो केंद्र बिंदु रहा करता था, राजधानी रहा करता था, उसका महत्व समाप्त हो गया। फलस्वरूप इसका स्थान उत्तर भारत में स्थित कन्नौज ने ले लिया। गौरव की बात है कि पाटलिपुत्र के बाद उत्तर भारत में अगर देखा जाए तो कन्नौज ने ले लिया। अब प्रश्न उठता है कि ये त्रिकोणीय या त्रिपक्षीय संघर्ष का कारण क्यों बना? हर्ष के बाद उत्तर भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर होने, गंगा नदी के किनारे स्थित होने के कारण व्यापारिक दृष्टि से कन्नौज बहुत ही महत्वपूर्ण था। गंगा तथा यमुना के बीच स्थित होने के कारण उत्तर भारत का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र था। फर्टिलिटी यहां ज्यादा थी। तीनों महाशक्तियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हेतु उपयुक्त क्षेत्र होने के कारण ही कन्नौज संघर्ष का क्षेत्र बना। ये महत्वाकांक्षा ही त्रिपक्षीय मामले की बात थी। त्रिपक्षीय संघर्ष में कन्नौज शामिल होकर राष्ट्रकूट शक्ति ने दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली, एक उत्तर भारत की राजनीति में दखल देने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति बनने का गौरव प्राप्त किया। और त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत प्रतिहार शासक वत्सराज ने की, जब उसने कन्नौज पर शासन करने वाले तत्कालीन उस समय के जो थे आयुध शासक थे इंद्रायुध को परास्त कर उत्तर भारत पर अपना कब्जा जमा लिया। उत्तर भारत पर उसने भी उत्तर भारत पर विजय प्राप्त करने का मतलब कह सकते हैं आधिपत्य जमाने का प्रयास किया। संघर्ष के प्रथम चरण में प्रतिहार नरेश जो थे वत्सराज, पाल नरेश थे धर्मपाल और राष्ट्रकूट नरेश थे ध्रुव में संघर्ष होता है। गुर्जर प्रतिहार नरेश वत्सराज गुजरात राजपूताना के, पाल नरेश धर्मपाल बंगाल के, राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव दक्कन के। धर्मपाल को पराजित करने के उपरांत वत्सराज का ध्रुव से संघर्ष हुआ। इसमें ध्रुव विजयी रहा। ध्रुव उत्तर भारत में अधिक दिनों तक न रुककर वापस दक्षिण भारत चला गया। राष्ट्रकूट नरेश से हारने के उपरांत कुछ समय तक प्रतिहार शासक जो थे वो हतोत्साहित रहे। इस समय का फायदा उठाकर पाल नरेश जो थे धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण कर इंद्रायुध को अपदस्थ कर दिया, पद से हटा दिया और हटाकर अपने संरक्षण में चक्रायुध को कन्नौज की गद्दी पर बैठाया।
और इस तरीके से राजनीति, कूटनीति सब कुछ कन्नौज में देखने को मिली। पाल शासक की यह सफलता प्रतिहार शासकों के लिए जो है वो असहनीय रही। अतः वत्स राज के पुत्र नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। धर्मपाल को परास्त करने के कुछ दिन बाद ही नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय से परास्त होना पड़ा। इस पराजय से गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति काफी कम हो गई। कालांतर में पाल शासक जो धर्मपाल की मृत्यु के उपरांत एक बार फिर नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया, अधिकार करने का प्रयास किया। वह सफल भी हुआ और उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। संघर्ष के इस दौर में राष्ट्रकूट शासक आंतरिक कठिनाइयों के कारण मैदान से बाहर रहे और राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष अपने पिता के समान पराक्रमी नहीं था। अतः राष्ट्रकूटों की भूमिका इस संघर्ष में समाप्त हो जाती है। प्रतिहार शासक भोज के बाद महेंद्रपाल शासक बना, जिसने बंगाल पर विजय प्राप्त की और इसके बाद महिपाल के समय तक पालों की शक्ति का अंत हो चुका था और इसलिए युद्ध जो था प्रतिहारों और गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच युद्ध हुआ। पाल बाहर हो गए। अभी ये त्रिकोणीय युद्ध नहीं रहा। कन्नौज पूर्ण रूप से प्रतिहारों के अधिकार में आ गया। वैसे छिटपुट संघर्ष 9वीं शताब्दी तक चलता रहा। 9वीं शताब्दी के बाद उत्तरी और दक्षिणी भारत में प्रमुख क्षेत्रीय राजवंश उभरे। गहड़वाल वंश, जो गहड़वाल वंश है वो कन्नौज में गहड़वाल वंश जो आया, इसी के राजा जयचंद हैं। गुर्जर प्रतिहारों के बाद चंद्रदेव ने कन्नौज में गहड़वाल वंश की स्थापना की। जब गुर्जर प्रतिहारों को हरा दिया 1080 से 1100 ईस्वी तक शासन किया। चंद्रदेव ने महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की। गहड़वाल शासकों की बात करें तो उनकी काशी नरेश के रूप में उन्हें जाना जाता है। गहड़वाल शासकों को काशी नरेश के रूप में जाना जाता है क्योंकि बनारस इसके राज्य की एक पूर्वी सीमा के नजदीक था। इसलिए गोविंद चंद्र 1114 से 1154 ईस्वी तक गोविंद चंद्र शासन करते हैं। विजय चंद्र आते हैं, वो 1155 से 1170 ईस्वी तक शासन करते हैं। और जयचंद जो कि जिनका नाम काफी सुना होगा आप लोगों ने, तो गहड़वाल वंश के जयचंद जो हैं अंतिम शासक भी होते हैं। इनके पुत्र होते हरिश्चंद्र। तो अंतिम शासक 1170 से लेके 1193 तक शासन करेंगे। जयचंद जो हैं, गोविंद चंद्र की बात करें अगर, गोविंद चंद्र एक बड़ा विद्वान व्यक्ति था, विद्वान शासक थे। तो गोविंद चंद्र उनके लेखों में विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया उनको। गोविंद चंद्र की रानी कुमार देवी के सारनाथ अभिलेख में गोविंद चंद्र को बनारस की तुर्कों से रक्षा करने के लिए उन्हें हरि का अवतार भी कहा। गहड़वाल शासक थे गोविंद चंद्र। गहड़वाल वंश के अंतिम शासक जो बनते हैं वो है जयचंद्र को सेन नरेश लक्ष्मण सेन ने एक युद्ध में परास्त किया था जयचंद को, और दिल्ली पर अधिकार को लेकर हुए संघर्ष में उसे चौहानों से भी पराजित होना पड़ा था। दिल्ली तथा अजमेर का चौहान नरेश पृथ्वीराज तृतीय जिनको कहा जाता है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय उसका समकालीन था। और संयोगिता का नाम सुना होगा, जो कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री थी, संयोगिता से विवाह किया था। जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, म्यूजियम में भी आप देख रहे हैं, तो जिस तरीके कन्नौज के म्यूजियम में पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति को दरबार में ही एक दरबार के रूप में पेश बनाई गई थी। जब स्वयंवर हो रहा था, संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान की
उसी दरबान मूर्ति पर ही कह सकते हैं स्वयंवर किया था। तो जयचंद के दरबार में संस्कृत का एक प्रसिद्ध कवि भी था, श्री हर्ष रहता था, जिसने नैषध चरित्र की रचना की। जयचंद के पुत्र जो थे हरिश्चंद्र, उन्होंने मोहम्मद गौरी के अधीन शासन किया था। जयचंद की मृत्यु के बाद दिल्ली और अजमेर के जो बात करते हैं चौहान जो थे, चौहान वंश की अनेक शाखाओं में शाकंभरी चौहान या सांभर, जो अजमेर का क्षेत्र है, सांभर झील आप जानते ही होंगे राजस्थान में, अजमेर के आसपास का क्षेत्र है, तो शाकंभरी चौहान वहां रहते हैं। राज्य की स्थापना लगभग 7वीं शताब्दी में वासुदेव ने की थी और वासुदेव के बाद पूर्णतल, जयराज, विग्रहराज प्रथम, चंद्रराज, गोपराज जैसे अनेक सामंतों ने शासन किया। शासक अजयपाल ने अजमेर नगर की स्थापना की और साथ ही यहाँ पर सुंदर महल और मंदिरों का भी इन्होंने निर्माण करवाया था। वर्धन वंशावली की बात करें या पुष्पभूति वंशावली की बात करें तो पुष्पभूति जो थे वो वास्तविक संस्थापक थे वर्धन वंशावली के। थानेश्वर इनकी राजधानी रही थी। नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन और एक होते हैं प्रभाकर वर्धन, जिन्होंने 600 से लेकर 600 तक शासन किया। उसके बाद इनके पुत्र हैं राज्यवर्धन द्वितीय, जिनको कहना चाहिए, क्योंकि राज्यवर्धन पहले भी हो सकते हैं वर्धन वंशावली में। तो ये 606 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद में ये शासक बनते हैं। जब ये शासक बनते हैं तो ये प्रभाकर वर्धन के ही पुत्र हैं राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जिनका नाम आपने सुना है, वो 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक कन्नौज पर शासन करते हैं। और प्रभाकर वर्धन की पुत्री जो है राजश्री हैं, जो कि मौखरी वंश के शासक गृहवर्मन से इनकी शादी हुई थी कन्नौज में। और गृहवर्मन की जो हत्या के बाद यहाँ पर हर्ष ने इसकी बागडोर संभाली थी। पुष्पभूति राजवंश का क्षेत्र अगर देखें तो आधुनिक समय में थानेश्वर, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं पंजाब रीजन वाला क्षेत्र, ये थानेश्वर पड़ेगा। यहाँ थानेश्वर से लेके आप सीधा जाइएगा उड़ीसा के क्षेत्र तक, ये गुजरात का भी पार्ट ले लेते हैं, ये पाल वंश वाला रीजन ले लेते हैं। तो इतना बड़ा शासन रहा है इनका। अपने चरमोत्कर्ष पर उस समय था इनका शासन। पुष्पभूति वंश का, पुष्पभूति साम्राज्य का विस्तार हर्ष का साम्राज्य जो रहा है। राज्यवर्धन, हर्षवर्धन की बहन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन की बहन जो थी, उनका विवाह, जो राजश्री थी, उनका विवाह कन्नौज के मौखरी वंश के शासक गृहवर्मन से हुआ था। मौखरी वंश बात करें तो कन्नौज में भी मौखरी वंश है और राजस्थान में बड़वा क्षेत्र जो पड़ता है वहां भी मौखरी वंश है। हरदा लेख एक पड़ता है और हरदा लेख में स्पष्ट होता है कि सूर्यवर्मन ईशान वर्मन का छोटा भाई था। अवंती वर्मन सबसे शक्तिशाली तथा प्रतापी राजा था। इसके बाद मौखरी वंश का अंत हो गया और हर्षवर्धन का जो साम्राज्य है या पुष्पभूति का साम्राज्य, गृहवर्मन मालवा के राजा देवगुप्त के हाथों मारे गए। जो मालवा ये पड़ता है, यहाँ के राजा थे देवगुप्त, इन्होंने गृहवर्मन को मारा। और बंगाल के शासक थे शशांक, उनके द्वारा राज्यवर्धन जो कि हर्षवर्धन के बड़े भाई थे, उनकी हत्या कर दी। अब जब उनकी हत्या हो गई तो इसके बाद अब हर्षवर्धन ही संभालेंगे पूरा। यही मालवा का राजा देवगुप्त था। इसने क्या किया, गृहवर्मन को जब हत्या कर दी तो इसने उनके गृहवर्मन की पत्नी जो थी राजश्री थी, उनको बंदी बनाकर कन्नौज जेल में या कारागार में डाल दिया। सूचना मिलते ही राजश्री के बड़े भाई जो राज्यवर्धन थे, बहन को कारागार से मुक्त कराने के लिए कन्नौज आ रहे थे, तो उन्होंने देवगुप्त को पराजित कर उसे मार डाला था। ये मालवा का शासक जो था उसको कह सकते हैं राज्यवर्धन ने मार डाला। और जब राज्यवर्धन ने मार डाला
किंतु वह स्वयं देवगुप्त के सहायक और बंगाल के शासक शशांक द्वारा मारे गए। शशांक जो था बंगाल का शासक, उसने देवगुप्त का, क्योंकि वो मित्र था, इसलिए राज्यवर्धन को उसने मार दिया। इस समय राज्य में व्याप्त उथल पुथल से राजश्री कारागार से भाग निकली। उन्होंने विंध्याचल के जंगलों में शरण ली। राज्यवर्धन के उत्तराधिकारी सम्राट हर्षवर्धन जो थे ने कन्नौज के भांडी नामक एक व्यक्ति की मदद से अपनी बहन राजश्री को ढूंढ निकाला जंगल से, विंध्याचल से। जब वह निराश होकर चिता में प्रवेश करने वाली थी, जैसा म्यूजियम में हमारे यहाँ दिखाया गया कन्नौज में, कि म्यूजियम में आप देखेंगे तो चिता एक बनी हुई, हर्षवर्धन का हाथ पकड़े हुए। तो क्या होता है, वहां जब चिता में प्रवेश करने वाली थी तो हर्षवर्धन उन्हें वापस कन्नौज लाए और भाई बहन ने मिलकर यहाँ का शासन चलाया, शासन सत्ता को संभाला। दोनों ने मिलकर यहाँ शासन किया। कन्नौज काफी समय से उत्तर भारत की राजधानी रहा, काफी समय तक रहा, उत्तर भारत की राजधानी रहा। मुगलों और अंग्रेजों के आगमन के कारण इसका गौरव खो सा गया। यह सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी रही। कन्नौज को ग्रीक रोमन सभ्यता में कनागोरा या कनौगिजा के नाम से जाना जाता था। कन्नौज के म्यूजियम में एक विशाल काय मटका रखा हुआ है, उसका भी इतिहास जान लीजिएगा, जिसकी उम्र लगभग 2000 साल बताई जाती है। इतने साल पहले इतना बड़ा मटका जिसमें एक टैंकर जितना पानी भरा जा सकता है। ये 5.4 फीट कह सकते हैं चौड़ाई इसकी है, ऊंचाई है इसकी, और चौड़ाई है 4.5 फीट। इसमें करीब एक टैंकर जितना पानी भरा जा सकता है। कन्नौज में पुरातत्व विभाग करीब 50-55 वर्षों से समय समय पर खुदाई करता है। खुदाई में यहां से इतिहास को बयां करती कोई ना कोई वस्तु निकलकर सामने आ ही जाती है। और इसमें टेराकोटा की मूर्तियां, प्राचीन मुद्रा, शिव जी की अलग अलग, भगवान शिव जो हैं उनकी अलग अलग मुद्राओं की प्राचीन मूर्तियां भी शामिल हैं। अतः कन्नौज का इतिहास बहुत ही समृद्ध इतिहास है। कन्नौज सबको देखना चाहिए। कन्नौज इत्र की नगरी, खुशबू की नगरी, हर गली में खुशबू ही खुशबू है। ये कन्नौज का इतिहास है, जो कि आप म्यूजियम मात्र को देख के ही समझ जाएंगे कन्नौज में क्या नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।